नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ले देकर किसी तरह संसद का मानसून सत्र या कहें तो बजट सत्र समय से पहले खत्म करवाया ताकि विपक्ष के सामने और ना झुकना पड़े। लेकिन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से हुए खुलासों के बाद फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार पर मुसीबत के बादल छा गए हैं। बादल ऐसे बाहर बरस रहे हैं, लेकिन सरकार भी दिल्ली में है तो वहां भी बादल ऐसे छाए हुए मुसीबत के कि क्या करें क्या न करें। शायद ये अभी सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये बात सोच रही होगी। इस बार तो खतरा सीधे मोदी की कुर्सी पर आ गया है। मोदी से अब इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल इस बार हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने अदानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश किया हुआ है। यानी जिसे जांच का जिम्मा दिया गया वही अदानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश की हुई हैं, यानी इन्वेस्टर हैं। आपको बता दूं कि सेबी पर ही यह जिम्मेदारी थी कि वो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी 2023 में, ठीक साल भर 1.5 साल पहले 24 जनवरी 2023 को उस रिपोर्ट में जो जांच कमेटी बनी सेबी की जो जांच थी, तो उसको यही जांच कर रही थी माधवीपुरी बुच। लेकिन अनियमितताओं की जांच करें, लेकिन अब उसकी मुखिया यानी माधवी जी ही उन्हीं पर उंगलियां उठेंगी तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे संभव है, आप सोचिए जरा। हालांकि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक बयान जारी करके इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन दोनों खुली किताब हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस खुली किताब के बावजूद हिंडनबर्ग ने उन पर आरोप क्यों लगाया है। वैसे राहुल गांधी भी लगातार कई महीनों से अडानी और मोदी के संबंधों पर सवाल पूछ रहे हैं और उनका एक पुराना सवाल आज फिर से चर्चा में आ गया है कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए अडानी की कंपनी में। आइए जरा सुन लें आज फिर से राहुल गांधी का ये पुराना मामला, पुरानी बाइट कैसे चर्चा में आ गई है। सुनिए पहले। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? It's a very simple thing. तो ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, बेनामी हैं, किसके हैं, पूछ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से हिंडनबर्ग ने पेश किया है, लेकिन मोदी सरकार शायद अब भी जवाब देने की हालत में नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सुबह 10:30 बजे सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया और उनके इस्तीफे की मांग के साथ उन्होंने संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में, और उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जरा सुन लेते हैं संजय सिंह कह क्या रहे हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। सुनिए। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच।
तो बार बार यहां संजय सिंह कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जेपीसी की जांच हो, जेपीसी कमेटी बने, जांच हो, ये सारी बातें कह रहे हैं यहां संजय सिंह। आपको बता दूं कि संजय सिंह भी संसद से अडानी पर सवाल पूछने के कारण निलंबित हो चुके हैं। अडानी पर सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, संजय सिंह ने पूछा, वो निलंबित हो गए। आज उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके लिखा कि आज फिर पुराने जख्म हरे हो गए हैं। और जख्म हरे होने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि मोदी अदानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई वाले नारे की वजह से ही मुझे जेल भेजा गया था, आपको याद कीजिए। आइए जरा सुन लेते हैं कि ये मामला क्या था। सदन के अंदर ये नारे लग रहे थे और इनको बाहर किया गया, इनको निलंबित किया गया, सदन से बाहर किया गया, उसके बाद जेल गए थे। सुनिए जरा। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी Honorable members, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी honorable members, I, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी। तो यहां साफ साफ संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, मैं सच था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, अडानी के घोटाले की जांच जानबूझकर दबाई गई, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला गया। ये सारी बातें संजय सिंह ने कही। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज इस मसले पर कुछ जरूरी बिंदुओं को, जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान दिलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जरा कांग्रेस का बयान ये सुनते हैं, सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और यह पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले की बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? ये कौन सा तिनका है? क्योंकि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा भी हम करेंगे। तो इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं, लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत अपनी पार्टी यानी कांग्रेस का पक्ष यहां रख रही थी और बता रही थी कि आखिर क्यों यहां मामला जो है वो सेबी का है, मामला अदानी का है, मामला हिंडनबर्ग का है, लेकिन बीच अखाड़े में क्यों कूद रही है बीजेपी? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या कुछ कह रही है? बीजेपी इस पूरे मामले में विपक्ष की साजिश ही देख रही है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, आप जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने पूछा है विपक्ष से कि पिछले कई वर्षों से जब जब संसद का सत्र चलता है तो विदेश से रिपोर्ट आती है। पिछले साल की हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले जारी किए गए थे, जो संदेह पैदा करता है। विपक्ष के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हुए जरा सुन लेते हैं सुधांशु जी को भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया,
इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर। तो सुन रहे थे आप सुधांशु त्रिवेदी को, अपनी बात रख रहे थे और बचाव की मुद्रा में साफ नजर आ रहे हैं उनके चेहरे, हाव भाव से आप देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये चेहरा भी देखिए, ये चेहरा है सुप्रिया श्रीनेत का, जो साफ साफ यहां पर लगातार फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही हैं, यानी ये हमलावर हैं। बीजेपी उधर बचाव की मुद्रा में है और इसी हमला को और तेज करते हुए, धार देते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी मसले पर ट्वीट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं जरा देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सेबी में विश्वास करते हैं। जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी, तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। उसी जो तेज धार है उसको और तेज करने की कोशिश में यहां मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं। साफ साफ सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोप के बारे में यहां अपनी बात रखते हुए सेबी की चेयरपर्सन ने भी इन आरोपों का जवाब दिया है। आपने देख लिया, शुरुआत में बता दिया हमने कि माधवी पुरी चुग और उनके पति दोनों ने जो एक चिट्ठी, 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वित्तीय और पर्सनल लाइफ और वित्तीय लाइफ दोनों जो है बिल्कुल खुली किताब की तरह है, ये कह रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ उधर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी अपनी बात रखती हैं इसी मसले पे, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। और प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए। जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और खास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहां पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड को प्रो कोर्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी जो है जेपीसी, उसकी भी उसके जरिए भी जांच होनी चाहिए। और जेपीसी गठन की मांग राहुल गांधी लगातार करते आए हैं। तो आप देख लीजिए, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या संजय सिंह हो, तमाम नेता अपनी बात यहां रख रहे हैं। राहुल गांधी तो आज से नहीं बल्कि कई महीनों से बोल रहे हैं ये बात, सालों से बोल रहे हैं ये बात कि आखिर अदानी A1 और A2 का मामला अब आ गया है। A1 मतलब अदानी और A2 मतलब अंबानी। ये बात भी राहुल गांधी ने संसद के अंदर इसी बार कही थी, क्योंकि वहां पर अब अदानी अंबानी का नाम लेना असंसदीय कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि एक्सपंज कर दिया जाता है, ये नाम बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए A1 A2 कहने लगे हैं। और वही लिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ आपने देखा बीजेपी के बयान, बीजेपी के प्रवक्ता का बयान सुधांशु त्रिवेदी, और बीजेपी ने अपने बचाव में फिर से जो तर्क दिए हैं वो लचर तर्क पेश किए हैं। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि सवाल कब और किसने उठाए, मुद्दा यह है कि सरकार उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में आखिर क्यों नहीं है। क्यों सेबी की अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले भारत सरकार ने सारी जांच पड़ताल ठीक से क्यों नहीं की? अगर इसमें चूक हुई है तो इसके जिम्मेदार कौन है?
क्या सेबी की जो चेयरपर्सन है वो जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन कह रही हैं कि उसके 2 साल पहले, जब मैं चेयरपर्सन बनी थी, उसके 2 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था। अगर 2 साल पहले किया था तो आप जब चेयरपर्सन बनी तो आपने कहा, बताया कि आपने अदानी की कंपनी में, ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक नहीं बल्कि लगभग 9 लाख डॉलर इन्वेस्ट किया है। अभी तो इतने आए हैं और भी कई सारे आएंगे। 20,000 करोड़ का मामला है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले में अडानी समूह ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया है, जो जाहिर सी बात है वो ऐसा करेंगे भी, क्योंकि कोई भी आरोपों को इस तरह स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो इस मामले में हुए गंभीर खुलासों के बाद जांच शुरू करवाएगी या केवल साजिशों का रोना रोकर ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। विपक्ष साजिश कर रहा है विदेश से, और आप देश में एक नहीं बल्कि तीसरी बार काबिज हो गए हैं सत्ता पर, और विपक्ष की इतनी हिम्मत है कि वो विदेश से आपके ऊपर साजिश करवा रहा है। क्या इस बार बीजेपी का साजिश वाला एंगल काम करेगा या मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, अंडरलाइन इसलिए क्योंकि यह सवाल विपक्ष बोल रहा है, पूछ रहा है, मांग है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि क्या मोदी देंगे इस्तीफा या फिर वही होगा जो साल भर पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 4 साल पहले हुआ, 10 साल तक होता रहा। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रेम कुमार जी और राहुल लाल जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। कल से बाजार हिला हुआ है और कल बाजार कितना गिरा हुआ रहेगा वो तो कल देखेंगे, लेकिन आज कल शाम को लगभग 8:30-9 बजे न्यूज पॉइंट हम लोग खत्म कर रहे थे और उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही थी। खत्म करने के बाद रिपोर्ट आई, इसलिए कल न्यूज पॉइंट में हम इसकी चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन इतनी चर्चा हमने जरूर कर दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए हिंदुस्तान को बता दिया है और सबको इंतजार था। हम और आप जैसे पत्रकारों को बिल्कुल इंतजार था। खबर नबीस हैं हम लोगों को इंतजार नहीं रहेगा तो किससे रहेगा? लेकिन हम लोगों से ज्यादा इंतजार इस देश की जनता को है, क्योंकि इस देश की जनता और खासकर छोटे मझोले इन्वेस्टर्स जो हैं वो ठगे गए हैं, लूटे गए हैं। चाहे एक मामला और है जिस पर चर्चा बाद में जरूर करेंगे हम, वो है चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए थे, उस मामले को भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। लेकिन आज मामला हिंडनबर्ग रिसर्च का, और इस हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस बार कटघरे में सेबी है और सेबी की मुखिया हैं। सीधे सेबी का कोई अन्य डायरेक्टर मेंबर वो नहीं है, बल्कि मुखिया हैं और वही जांच कर रही हैं। उन्होंने ही क्लीन चिट दी है। कैसे देखा जाए? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बाजार तो इंडिकेटर होता है और बाजार जो प्रतिक्रिया करता है उससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि क्या कुछ हो सकता है। जैसे पिछली दफ़ा जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्टें आई तो बाजार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी जैसे लगा था कि अडानी के खिलाफ बहुत कुछ होगा, उसकी कंपनी वो पकड़े जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन बीते समय में वो सारी चीज़ें उस ढंग से हुई नहीं। इसलिए इस बार भी ये प्रश्न बना हुआ है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विदेशी साजिश करके, कह के, बता के खारिज कर दिया जाएगा और देश के भीतर जो राजनीतिक विरोध है उस विरोध को दबा दिया जाएगा। तो इसी से जुड़ा है कल आने वाले समय में बाजार की प्रतिक्रिया। अगर बाजार को ऐसा लगता है कि नहीं, इस बार प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की मांग हो रही है, यानी ये मामला जो है बड़ा होगा और अडानी भी फंसेंगे और सेबी के प्रमुख भी फंसेंगे और निश्चित रूप से जांच होगी। अगर ये सेंटिमेंट बाजार लेता है तो निश्चित रूप से वो धराशायी होगा। अब बाजार का धराशायी होना ये विश्लेषण है, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं, बातचीत हो रही है, ट्विटर पे चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी के विरोधी जो हैं वो बहुत खुश हैं कि कल बाजार गिरने वाला है। और बाजार गिरने वाला है तो गिरेगा तब भी वो खुशी मनाएंगे और नहीं गिरेगा तब भी वो कुछ और नैरेटिव लेकर आएंगे। तो
ये है, लेकिन असल सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे ही है कि बाजार को ये भरोसा होता है कि नहीं, चूंकि इस बार प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है और ऐसा लगता है कि ये आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोगों में उठेगी कि क्यों अडानी का इतना बचाव कर रहे हो, क्यों बीजेपी की साख को मटिया मेट किया जा रहा है। आरएसएस को भी बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश, राष्ट्रीयता, देश सबसे आगे, उसके बाद पार्टी और उसके बाद कुछ और, ये सब नारा कोई और नहीं देते रहे, यही बीजेपी और आरएसएस के लोग देते रहे कि सबसे पहले देश। लेकिन सबसे पहले देश दिखता नहीं है, सबसे पहले अडानी दिखता है। अब सेबी के मामले में तो ये बात बहुत साफ है कि सेबी ने तो जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हिंडन के, अडानी के खातों की प्रॉपर को उन्होंने 2014 के बाद से देखा ही नहीं है, ऐसा बताया था। सुप्रीम कोर्ट अवाक था किसके कहने पर आपने ऐसा किया, लेकिन फिर भी उसी सेबी को जांच का जिम्मा दिया गया और उसमें भी जो बात सामने आई है कि सेबी के प्रमुख पूरी दंपति, मतलब खुद भी और उनके पति भी, दोनों का ऑफशोर एंटिटीज में ये है, निवेश है, और उस ऑफशोर एंटिटीज में निवेश है जिसने कि ये जो धन का इधर से उधर किया गया है उसमें उसका इस्तेमाल हुआ है और उस एंटिटीज में अडानी के भाई की सहभागिता है। तो इतनी बड़ी बात होते हुए भी अगर जांच वो सेबी कर रही थी तो अब इसका मतलब है कि ये पूरी जो दाल है काली है। ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल है, इस सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के बारे में सतर्क अलर्ट क्यों नहीं है। ऐसी ही चीज हमने राफेल के समय में भी देखी थी, जबकि सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से गलत बयानी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को कर दी गई थी और जो बाद में गलत साबित हुई थी। पीएसी प्रमुख थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जबकि उनको पता होना बहुत जरूरी था। उनका भी हवाला था कि पीएसी को भी बता दिया गया है। तो लेकिन इस बात की भी अनदेखी कर दी गई। राफेल का मुद्दा राजनीतिक भेंट चढ़ गया, एक चुनाव जीत गए तो राफेल खत्म। राफेल का भी मुद्दा उतना ही बड़ा है। हिंडनबर्ग के खुलासे में जो पैसों का शेयर बाजार को इस्तेमाल करने का 20,000 करोड़ जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो पैसे हैं किसके जो इसमें आए और उससे रोटेशन में आए, वो पैसे हैं किसके, ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को बिना वजह जेल में भेजा जा सकता है, बिना 1 रुपए की बरामदगी के, और उसमें भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लेन देन होता है, गवाहों को प्रभावित करके सरकारी गवाह बनने का मौका दे करके इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, तो ये सवाल उठेंगे कि आम आदमी पार्टी का सीएम जेल जा सकता है, डिप्टी सीएम जेल जा सकता है, नेता जेल जा सकता है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री के रहते हुए जो अडानी के मित्र हैं, अडानी के खिलाफ जांच कैसे होगी। जब प्रधानमंत्री का संरक्षण रहेगा गौतम अडानी को, तो उनकी जांच ऐसी ही संस्था करेगी जिसके प्रमुख इन अडानी की कंपनियों में इन्वॉल्व होंगे और सरकार आंख बंद करके उसको उनके पद पर बिठाए रखेगी। क्या ये बात मानी जा सकती है कि सेबी प्रमुख की का निवेश अडानी की कंपनी में हो और सरकार को पता न हो? उसके पास क्या खुफिया तंत्र नहीं है? उसके पति का इन्वेस्टमेंट हो और सरकार को पता न हो? यानी सरकार को सब कुछ पता है, इसके बावजूद ये किया गया। और वो अडानी की मुलाकात सेबी के प्रमुख से पद पर आने के तुरंत बाद जब जांच चल रही हो तो ये मुलाकात क्या होती है? इन सब बातों पर तो तभी भ्रिकुटी तन गई थी। लेकिन आवाज हमें सेबी की बात माननी चाहिए, वो जांच कर रहा है, उस पर भरोसा करनी चाहिए। पूरा देश तो भरोसा करके इस हालात में आ गया जिस पर के जिसको जांच नहीं करना चाहिए था उसको जांच सौंप दी गई। इसका मतलब यह है कि जिसको दूध की रखवाली जिसको करनी थी वह बिल्ली निकली। जी बिल्कुल बिल्कुल, दूध की रखवाली अगर बिल्ली को करने दे दिया जाए तो क्या होता है?
बिल्ली तो दूध पी जाएगी। तो क्या यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है? सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच और उनके पति हैं धवल बुच। दोनों ने ज्वाइंट चिट्ठी लिखी, मेरी जिंदगी या हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन दोनों खुली किताब हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप कि आपने अदानी की ऑफशोर कंपनी और उस कंपनी के अदानी के बड़े भाई जो विनोद अदानी हैं, वो मुखिया हैं, मालिक हैं, उसमें आप पैसा लगाए हैं। लेकिन राहुल गांधी आज नहीं बल्कि कब से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार, ये 20,000 करोड़ रुपए। जरा राहुल गांधी की उस बाइट को ले आइए, फिर जल्दी से चलते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, फिर आते हैं प्रशांत टंडन जी के पास। राहुल गांधी की उस बाइट को ले आइए जरा, अभी जो दिखा रहे थे हम, और पूछ रहे हैं राहुल गांधी 20,000 करोड़ किसका है? सुनिए। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? जी बिल्कुल, ये बेनामी अगर हैं तो किसके हैं? पैसा तो कोई लगाया होगा, किसी का होगा। अब उसमें सब एक नाम तो आ गया, और वो भी इतना बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम नहीं है। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप? और जो डिमांड की जा रही है संजय सिंह की तरफ से, जो डिमांड की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जो डिमांड की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें कितना दम है? देखिए राजीव जी, विपक्ष की तरफ से तो मांग पहले से की जाती रही है और विपक्ष की मांग को पहले भी नहीं सुना गया, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई नजर आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की मांग अब सुनी जा सकती है, या विपक्ष अपनी मांग सुनवा सकता है अगले सत्र में, जब संसद का अगला सत्र होगा। हो सकता है कि अब संसद का अगला सत्र ही 6 महीने बाद हो, उससे पहले संसद का सत्र ही ना बुलाया जाए। यह भी हो सकता है, क्योंकि 6 महीने की जो बाध्यता है उसके लिए हो सकता है अगला 6 महीने बाद बुलाया जाए। लेकिन ये जो आया है राजीव जी, वास्तव में बहुत बड़ा खुलासा है, और हिंडनबर्ग ने कल सुबह ही जिस तरीके से कहा था कि भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो वो बड़ा वास्तव में साबित हुआ, ये काफी ज्यादा बड़ा है। यानी कि पूरा कुएं में जो है भांग खुली हुई है, ये समझा सकता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो लॉकअप की निगरानी करेंगे, तो लॉकअप की निगरानी करने वाले ही चोर अगर साबित निकले चोर होंगे, तो कैसे लॉकअप की निगरानी होगी? ये परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, और सामने देखा ये जा रहा है, सरकार कुछ भी कहती रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, सुप्रिया श्रीनाथ सही सवाल उठा रही है कि सवाल अगर अडानी के ऊपर है या सेबी के चीफ के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें फटे में टांग अड़ाने की क्या आवश्यकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, या अगर ये पैसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी है? अरे अडानी जी ने अगर गड़बड़ी की है तो लुट जाए अडानी जी, भाजपा को क्या परेशानी? या माधवी बुच ने अगर कुछ किया है और अगर उनकी संपत्ति छिन जाती है, वो घोटाले में फंस जाती है, जेल चली जाती है, या और कुछ घोटाले खुलते हैं, तो भाजपा को क्या परेशानी है अगर ये भाजपा का पैसा नहीं है? जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो अब कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आते हैं, और सच अगर नहीं भी है तो जनता को तो ये सच नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के नाम पे इतनी परेशान क्यों हो जाती है। मुझको याद है राजीव की सरकार बनी थी 2014 में ही, एक टीवी डिबेट पर मैं था और एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता वहां साथ में थे, तो अडानी अंबानी का जैसे मैंने नाम लिया वो एकदम से उछलने लगे। तो मैंने भी उनसे पूछा, भाई ये बताइए कि अडानी अंबानी से आपका नाम लेने से क्या परेशानी है? जब बीजेपी का नाम नहीं लिया हमने, मोदी जी का नाम नहीं लिया, अमित शाह का नाम नहीं लिया, तो आपको परेशानी किस बात की हो रही है अडानी अंबानी का नाम सुनते ही? खामोश हो गए फिर उस समय कि नहीं वो भी देश के पूंजीपति हैं, तो देश के पूंजीपति हैं, तो अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, देश का पूंजीपति गड़बड़ कर रहा है, तो जांच तो होगी। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को अडानी की किसी कायदे की जांच होने से परेशानी क्यों होती है? और विपक्ष जब सवाल उठाया अडानी को लेकर, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष को परेशानी क्यों होती है? फोटो क्यों नहीं दिखाने देते हैं लोकसभा अध्यक्ष? तो ये बहुत सारे मसले हैं। इससे साबित होता है, जो राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर कि A1 A2 हम कह सकते हैं, और ये जो इनकी बाध्यता है, कानून जो संसदीय कार्य मंत्री थे ये बचाव करेंगे A1 का, तो ये बचाव कर रहे हैं A1 A2 का। तो वही अब सामने आ रहा है राजीव जी की राहुल गांधी ने संसद में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की मतलब मजबूरी है उन्हें बचाव करना है A1 A2 का, और डेमोक्रेसी है उसमें ये छूट है इनको और ये कर सकते हैं बचाव। तो वही डेमोक्रेसी में इस छूट का फायदा उठाते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी और माधवी बुच के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो बातें यहां रख रही थी और जो आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी की बात, तो उससे साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है, क्योंकि यहां मामला जो है वो सरकार का भी है, मामला सेबी का भी है, मामला अदानी का भी है, और इस मामले में कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आती है सरकार। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखते हैं आप? कल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हो रहा है और शायद कल और भी बहुत कुछ हो जाए। यहां चूंकि ये कहानी आज की नहीं, कहानी पुरानी है और उसमें कुछ लीपापोती की गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, सेबी को जांच का निर्देश दिया, सेबी ने क्लीन चिट दे दी और उसके बाद से अब खुद ही सेबी जांच के दायरे में है। कैसे देखा जाए? दो तीन बातें राजीव जी बहुत स्पष्ट हैं यहाँ पे। एक, सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकी गई और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर हमला हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला। अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की रिपोर्ट के आधार पर अडानी को क्लीन चिट दे दी हिंडनबर्ग के आरोपों पर। अब सेबी ही सवालों के घेरे पर है और बहुत गंभीर सवाल है जिस पर अभी मैं आऊंगा जी। तो पहला चीज तो यह कि सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकी गई है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर प्रहार हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो क्या करे। दूसरी बात, जो विपक्ष का आरोप है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, वो बात अब साबित हो रही है कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। और मोदी जी के रहते हुए अडानी का बाल बाका भी बिगड़ नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती। ये बात भी धीमे धीमे बड़ी स्पष्ट होती चली जा रही है। तीसरी बात कि सेबी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है इस रिपोर्ट के आने के बाद, और पहले भी जिस तरीके से उन्होंने जांच रिपोर्ट दी थी और उनको कुछ भी हिंडनबर्ग के आरोपों में दिखाई नहीं दिया था, जिसमें कि बहुत स्पष्ट रूप से तार जो है वो जोड़े गए थे अडानी के ऑफशोर कंपनीज में। अब उन्हीं ऑफशोर कंपनी में कोई और दाएं बाएं नहीं, सेबी की चेयरपर्सन, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है, माधवीपुरी बुच का, उनके पति का है। उसी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहां से अडानी साइफन करते हैं मनी, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जो हिंडनबर्ग के आरोप में जो शेल कंपनियां थी। और अब आप देखिए कि जो अगोरा है, जिसमें कि 100% मालिकाना जो शेयर था वो माधवी बुच का था। उसके बाद वो सेबी के चेयरपर्सन रहते हुए भी वो कंपनी में 100% थी। उसके बाद उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर किया है उसकी मिल्कियत, और पति को किया, कहीं और बाहर नहीं किया है जी। तो बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस बीच। और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अडानी की 2 मुलाकातें हुई हैं सेबी की चेयरपर्सन से। कभी कोई उद्योगपति जिसका कि शेयर मार्केट में है, वो सेबी के अधिकारियों से मिलता नहीं है जब तक कि उसको सम्मन न जाए। ये कोई शिष्टाचार की मुलाकातें नहीं होती हैं कि आप उनको जन्मदिन की मुबारक या होली या ईद की मुबारक देने चले गए थे। क्यों गए थे वो? क्योंकि उनको अपनी कंपनियों के जो हिंडनबर्ग के आरोप है, अपनी कंपनियों के बारे में सेबी के चेयरपर्सन से बात करने गए थे। ब्लैक स्टोन एक कंपनी है, उससे तार जुड़ गए, दोनों के तार जुड़ गए। तो ये तमाम जो आरोप आ रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और दूसरी रिपोर्ट में, वो बहुत गंभीर है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि कल बाजार खुले उसके पहले
सेबी की चेयरपर्सन का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि इनकी मौजूदगी सेबी में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता, किसी भी प्रकार के जांच या कोई एक्शन इनसे उम्मीद की नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने छुपाए। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जी। अपने आप को जांच से दूर करना चाहिए था। रोज हम सुनते हैं हाई कोर्ट के फलाना जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने अपने आप को सुनवाई से दूर किया। इसलिए दूर किया कि कभी वो वकील थे तो उसके साथ पेश हुए थे उनके लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, खासकर हायर ऑफिशियल जिम्मेदारियों में। और तीसरी बात की जो जेपीसी की बात है या कोई भी बात है, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार की जांच नहीं के आदेश देंगे या जांच करवाएंगे, या वो जांच होगी भी तो लिपापोती होगी। लेकिन हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट और हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर आया है। बड़ा अंतर यह है कि अब वो 303 जो है वो 240 में कन्वर्ट हो चुका है जी। अब माइनॉरिटी सरकार है, और अब इसमें बाकी जो सहयोगी दल है उनकी भी साख का मामला है। और दूसरा कि बीजेपी को भी अब तय करना होगा कि कितना दूर तक अडानी का बोझ वो ढोकर चलना चाहते हैं जी। और अब अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो बीजेपी के लिए और आरएसएस दोनों के लिए वो लायबिलिटी है, बोझ है उनके सर पे। अब वो उनकी मर्जी है कि वो उस बोझ को लेकर चलना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये उम्मीद करना कि नरेंद्र मोदी कुछ इस पे करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अब कमजोर स्थिति में है। अब वो बचाव अपना कितना कर पाते हैं बहुत मुश्किल लगता है। राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बचाव कितना कर पाते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि पिछले साल भर में एक परिवर्तन, जो सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब नरेंद्र मोदी के पास यानी उनकी पार्टी के पास 303 सीटें नहीं बल्कि 240 सीटें हैं, और अब एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो मौजूद हैं। और पहली दफा आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसे भी जेपीसी में भेजना पड़ा। 10 साल में पहली बार ये घटना भी घटी, एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को यह पता था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ये रिपोर्ट लाने वाला है, और ये रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर सोमवार को अगर संसद का सत्र जारी रहता है तो बवाल मचेगा, ये और दूर तक ये आवाज जाएगी? चलिए, ये भी एक सवाल है, इसलिए यहां रखना चाहता था। राहुल लाल जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए राजीव जी, जो आपने कहा कि अचानक से संसद सत्र का छोटा कैसे हो गया, वो हम लोगों ने देखा कि वक्फ बोर्ड के मामले पे जेपीसी बनाया गया और संसद सत्र समाप्त कर दिया गया। तो ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के लोग हैं उन्हें पता था कि सेबी के तरफ से कुछ बड़े सेबी को लेके या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे होंगे, और वो खुलासे कहीं न कहीं उनको असहज करेंगे, और ऐसे स्थिति में संसद सत्र को पहले ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को देखने से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इस पूरे प्रकरण में बचाव कर रही है कि नहीं, हिंडनबर्ग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला कर रही है, यह तर्क समझ से परे की स्थिति है। एक समय में तो यह स्थिति थी राजीव जी कि भाई मोदी जी बराबर भारत, दूसरी स्थिति यह बनी कि भाई अडानी जी बराबर भारत, अब तीसरी स्थिति बन गई कि अडानी जी को जो लोग बचाए अगर उसकी भी आलोचना कीजिए तो वह आप भारत की आलोचना कर रहे हैं, आप देश विरोधी आप बन चुके हैं। और महत्वपूर्ण चीज यह है इस पूरे प्रकरण में कि यहां पे कहीं न कहीं जो हिंडनबर्ग का यह रिपोर्ट है, इसका असर जो आप कर रहे हैं कि क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे, हमें लग रहा है मोदी जी इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन यह इस सरकार के लिए बड़े संकट के बादल बनने वाले की तरफ है। पिछले बार चूंकि सरकार प्रचंड बहुमत में थी तो सरकार बड़े आराम से अपना काम कर रही थी। इस बार जिस तरह से सरकार बचाव कर रही है अडानी का, वो बचाव उनको महंगा पड़ेगा। ये जो सरकार की कार्यकाल है, उसकी अवधि है, उसके ऊपर चोट करेगा, यह सरकार को अस्थिर करेगा।
क्योंकि अडानी के मामले को राहुल गांधी जनता के बीच में पहले ही पहुंचा चुके हैं। राहुल गांधी 20,000 करोड़ की राशि की बात कर रहे थे, अब तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, वो 20,000 करोड़ की राशि जो है वो और बड़ी होती चली जा रही है, वो छोटी कहीं से नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस राशि को चाह रही थी कि जिसकी चर्चा बंद हो जाए, अडानी को लेकर वो सारी चीजें बंद हो जाए, वो बड़ी हो रही है। देखिए सवाल बड़े कितने हैं, क्योंकि देखिए जो सबसे गंभीर सवाल है सेबी के ऊपर इस समय, सेबी प्रमुख के ऊपर इस समय जो गंभीर सवाल है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन 2 स्थानों को लेकर, जिन 2 फंड्स को लेकर, जिन 2 देशों को लेकर पहले चर्चा थी, और वहां पे विनोद अडानी से उनके रिश्ते जोड़े गए कि किस प्रकार से वहां पे पैसों को जो है कि वो साइफन किया जाता है, उनके फंड को लेकर हेराफेरी की तमाम स्थितियां बनती हैं। बरमूदा और जो दूसरा देश है मॉरिशस, वो दोनों को लेके उन दोनों में ही सेबी चीफ के पैसे लगे हुए हैं और उन पति पत्नी दोनों के पैसे लगे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जनता भूलेगी कैसे, और इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ने कहा था उस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कम समय दे रहा था सेबी को, और सेबी ने तब स्पष्टीकरण में कहा था कि बरमूदा का मामला और जो मॉरिशस का मामला बड़ा पेचीदा मामला है, वो वहां बड़े एक तरह से क्लियरिटी का बड़ा कमी है। और कम से कम जो इन फंड्स के ऊपर जो सबसे बड़े आरोप है कि 15 से 20% निवेश कम से कम जो है कि आज के डेट में अडानी के ऊपर है, ये आरोप लग रहे हैं। ये अब आरोपों के जांच तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन कृत्रिम तौर पे शेयर मार्केट को बढ़ाना, उसको प्रभावित करना और मार्केट से ज्यादा पैसा ले लेना, और उस पूरे प्रकरण में सेबी प्रमुख का भी शामिल हो जाना, जो आरोप है ये इतने गंभीर आरोप है कि होना तो ये चाहिए था प्रथम दृष्टिया। मोदी जी तो इस्तीफा बाद में देते, लेकिन कम से कम सेबी जैसी संस्था जिसकी पूरी जिम्मेदारी है शेयर बाजार को, उसकी नियामकी भूमिका, छोटे छोटे जो निवेशक है उनके पैसों को सुरक्षित रखने की भूमिका, अगर वही इस पूरे घोटाले घपले में शामिल है, तो फिर न्याय की आस किससे लगाई जाएगी? ये भूमिका यहाँ पे, तो इसलिए इस्तीफा तो प्रथम दृष्टिया जो है वो सेबी प्रमुख का अब तक में इस्तीफा हो जाना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो सामान्य स्थितियां होती तो केंद्र सरकार को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार के पूरे फंड के जानकारी को छुपाया, जो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में सेबी कह रहा था कि नहीं, ये जांच बड़ा इतना कम समय में इस जांच को करना संभव नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, जो हम लोग कहते हैं राजीव जी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जयराम रमेश ने भी ध्यानाकर्षण कराया है, ट्विटर पे सेबी ने अपने हैंडल को जो है कि प्राइवेट कर लिया है। एक पब्लिक जो संस्था है वो अपने सूचनाओं को प्राइवेट कैसे कर सकती है? तो कांग्रेस के बड़े आरोप है इस पूरे संदर्भ में लेके कि क्या सेबी तमाम उन जो परिपत्र जारी हुए थे, तमाम जो दूसरी सूचनाएं उन्होंने अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए और तमाम दूसरे चीजों को करने के लिए किया था, उसको अब धीरे धीरे डिलीट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सेबी प्रमुख एक तरह से जो पब्लिक स्पष्टीकरण दे रही है और सेबी की जो गतिविधियां हैं, दोनों के बीच में तालमेल का बड़ा भारी कमी है राजीव जी। वो तालमेल की कमी दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं हिंडनबर्ग की जो आरोप है, वो आरोप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि नहीं, हिंडनबर्ग तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला कर रहा है और हम लोग राष्ट्रवादी एकता में जुट होकर अडानी जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दें। अडानी अगर सवालों के दायरे में है तो फिर उनको जांच का सामना करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अब जबकि सेबी के रिपोर्ट पर उन्होंने पूरा भरोसा किया, सेबी के रिपोर्ट के आधार पर आपने क्लीन चिट दे दी, तो फिर उस स्थिति में जब सेबी प्रमुख कहीं अब सवालों के दायरे में खड़े हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब ऑटोमेटिक संज्ञान लेगा इस मामले का और फिर से वो नए सिरे से जांच कराएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा, सही बात है यहाँ पे जो चर्चा में आई कि इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। राफेल के संदर्भ में भी वो प्रतिष्ठा उनकी काफी धुली हुई थी। और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए राजीव जी कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा विपक्ष अभी इस समय देश में मौजूद है, जो देश की आबो हवा है। क्या जो इस समय जो जिन पार्टियों के आधार पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो इस बोझ को सहने के लिए तैयार हैं? यानी क्या वो अडानी के तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो अपने माथे पर लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर इस सरकार को वो अभी भी समर्थन देते रहेंगे और जनता एक तरह से कहीं कहीं जनता दूरी बनाते रहेगी इस सरकार से, मुझे लग रहा है कि जो सरकार की अवधि, सरकारी का कार्यकाल, वो बड़े खतरे में है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले बार जो आदेश दिया था कि छोटे छोटे निवेशकों का हित, भाई छोटे छोटे निवेशकों के हित कहां सुरक्षित बचे हैं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर भाई छोटे निवेशक कहां जाए? अब उनके लिए क्या क्या स्थितियां भारतीय शेयर बाजार में? ये कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हमें लग रहा है मामला ये नहीं है राजीव जी कि कल शेयर बाजार उठेगा कि नीचे गिरेगा,
वो तो देखिए शेयर बाजार अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, लेकिन इस मामले में धीरे धीरे जो तमाम खुलासे होंगे, चूंकि देखिए पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था कि जब 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कई सारे खुलासों की बाढ़ आ गई थी। तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो हम लोगों के पास आज के समय में नहीं है। फिर अलग अलग दूसरी संस्थाएं वो सूचनाएं भी सामने में लाती हैं, और तमाम सूचनाओं में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 1, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 2, राहुल गांधी के तमाम आरोपों में कहीं पे कोई विरोधाभास या कंट्राडिक्शन पैदा नहीं हो रहा है। कंट्राडिक्शन अगर कहीं पे हम लोग दिख रहा है, विरोधाभास कहीं हम लोग पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार के बीच में, अडानी के गतिविधियों के बीच में, सेबी के गतिविधियों के बीच में, क्रियाकलापों के बीच में। नहीं तो एक सवाल तो हर कोई पूछेगा, मुझे अभी भी याद है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति उसमें ट्रंप होते थे, ट्रंप कई लोगों को ब्लॉक कर देते थे ट्विटर पे, तब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणी की थी कि हर व्यक्ति को एक्सेस करने का अधिकार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या निर्णय ले रहे हैं, और वैसे स्थिति में वो ट्विटर पे किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि वो व्यक्तिगत हैसियत पे नहीं है। ऐसे स्थिति में सेबी जिस तरह से अपने ट्विटर हैंडल को जो है कि उन्होंने सार्वजनिक नहीं करके रखा है, उसको प्राइवेट बना के रखा है, अभी भी आप देखिए वो सेबी प्राइवेट ही बना हुआ है ट्विटर हैंडल पे। राजीव जी, ये बहुत बड़ा शक, इससे क्लीन चिट कैसे दिया जाए? तो सेबी जिसको चाहिए था कि पारदर्शिता की तरफ अग्रसर होती, वो खुद सवालों के दायरे में फंसती चली जा रही है। राजीव, बिल्कुल, सेबी का फंसना और भी सवालों के घेरे में सेबी चेयरमैन का फंसना, वो एक बहुत एक गंभीर सवाल यहाँ पैदा करता है, और यहाँ से कहीं ना कहीं सरकार बचाव की मुद्रा में है। लेकिन क्या यहाँ जयशंकर जी, ये बचाव की मुद्रा में तो है सरकार, लेकिन क्या यहाँ बचती हुई नजर आती है? क्योंकि एक नहीं, ये दूसरी बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने उस रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट पे, और जो जांच हुई है उसमें जिसने जांच की है उसी को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ये मामला, ये केस। इसके कई सारे पहलू हैं। जो सबसे बड़ा है, जैसे हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है, उसका खंडन करते हुए सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने जो बयान दिया है, उनके आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया है जी। लेकिन उनको यह बताना चाहिए था, साफ सवाल तो एक ही है कि आपका अडानी की ऑफशोर एंटिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, सिंपल सा। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आरोप बेबुनियाद और निराधार है। कौन सा आरोप निराधार है, इसको तो आपको खुलासा करना पड़ेगा, तो इतना तो आप बता नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट था अडानी के साथ, तो जब सेबी के चेयरपर्सन आप बनाई जा रही थी, तो उस समय इसका आपने खुलासा क्यों नहीं किया? और जो सरकार है जब अपॉइंटमेंट करती है किसी का भी ऐसे पदों पे, तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। हमको याद है कि संसद में भी जब संसदीय समितियां यहां तक बनती थी, तो उस समय देखा जाता था कि किसी सांसद का उसमें किसी के साथ कोई बिजनेस इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, उस पर लेकर के सवाल खड़े हो जाते थे। तो सेबी की चेयरपर्सन जिसके ऊपर पूरे देश के शेयर बाजारों का दारोमदार है, लाखों लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है शेयर बाजारों में है, उसको उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी जिस संस्था पे है, उसकी अगर चेयरपर्सन ही भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होकर होगी, तो फिर न्याय कैसे होगा? मुझे लगता है कि इसका कल शेयर बाजारों पे काफी असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किस रूप में देखा जाए, सरकारी एजेंसियां शेयर बाजार को बचाए रखने की कोशिश करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का तो असर पड़ेगा। दूसरा यह है, यह हमारी भारतीय पत्रकारिता के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे में कोई खोजी पत्रकार नहीं है जो इस खबर को ला सके, या अगर लाया भी हो तो उसके संस्थान ने उसको छापने और दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी हो। भाई, इसी देश में बोफोर्स कांड हुआ, हिंदू ने और बाकी लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस में कितनी खबरें छापी, हालांकि वो गलत साबित हुआ, लेकिन लगातार उस पर सीरीज चलाई गई। हमारे यहाँ क्यों नहीं हिंडनबर्ग जैसा कोई पत्रकार खड़ा होकर के उसको निकाल के लाता है कि हाँ जी, सेबी की प्रमुख जो है, चेयरपर्सन जो है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट अडानी जी के साथ हैं? तो ये तो नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं,
सुधांशु त्रिवेदी या जो भी उनके लोगों के जो बयान आ रहे हैं या टिप्पणियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये बताने के लिए काफी है। मतलब है तो अंदर खाने तो है ही है, लेकिन अब तो सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है कि अडानी और भाजपा के बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। मतलब भाजपा उनके लिए ढाल बन रही है। अब उनका जो सवाल है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है या चलता रहता है तभी ये रिपोर्ट क्यों आती है। अब सुधांशु जी पता नहीं उस समय क्या कर रहे होंगे, मालूम नहीं है, लेकिन जब यूपीए की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, तो सीएजी की रिपोर्ट्स या इस तरह के जो अखबारों में खुलासे होते थे, कोयला घोटाला या आदर्श घोटाला या इस तरह के जो संचार घोटाला, दूरसंचार घोटाला, ये कब आते थे? उसी को लेकर के तो संसद का पूरा सत्र ही जाम कर देती थी ना भारतीय जनता पार्टी। आपको तो सीधा सीधा ये बताना चाहिए कि हाँ भाई ये रिपोर्ट गलत है या सही है, अगर आपके पास है जानकारी तो। हालांकि वो तो कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा अब जो सवाल है, मैं एकदम सहमत हूं राहुल लाल से, प्रशांत से भी, आपको जो प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें, हो सकता आज दें, कल दें, नहीं दें, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन को तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। उनके खिलाफ तो आपराधिक मुकदमा करना चाहिए। और जैसे जब विपक्ष की जो मांग है जेपीसी से जांच कराने की, पता नहीं सरकार क्यों डर जाती है भाई। जेपीसी में दोनों सदनों की जो सदस्यों को मिलाकर के संयुक्त संसदीय जांच समिति बनती है, उसमें तो जाहिर सी बात है सरकार का ही बहुमत होता है, तो उससे भी आपको क्यों डर लग रही है? मुझे तो लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब तो कीचड़ उछलना शुरू हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लीन चिट दे दी थी उसका नाम आ गया, उसकी जांच करने वाली जो संस्था थी उसी के चेयरपर्सन के बिजनेस इंटरेस्ट आ गए, जो मैंने कुछ उसके साथ में। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी देख रेख में कोई एक जांच करवाए, जेपीसी हो, सरकार करे ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कोई एक जांच समिति बैठाए जो इस मामले की पूरे मामले की जांच करे। राजीव जी, मैं आपसे बताऊं कि जो शेयर बाजार का घोटाला है, ये बात मामूली नहीं है। ये 20,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का नहीं है, ये लाखों करोड़ों का घोटाला है। किस तरह से इस देश को लूटा है हमारे पूंजीपतियों ने। मैं पिछले दिनों जब गुजरात गया, हमसे कुछ लोगों की बातचीत हो रही थी, मतलब लोगों ने बताया कि साहब कैसे कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, फिर उन कंपनियों के शेयर को मार्केट में खूब चढ़ाया जाता है, और जब चढ़ जाता है तो उसकी अपनी होल्डिंग के आधार पे बैंकों को चूना लगाने का खेल शुरू होता है। उसके नाम पे कि हमारे पास तो इतने शेयर्स हैं, इसकी दाम आज इतना है, उसके नाम पे बैंकों से लोन लिया जाता है, और फिर वो कंपनी धीरे से बैठ जाती है और ये अपने को ये डिफॉल्ट कर लेते हैं लोग। तो ये पूरा का पूरा जो कुचक्र है, मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि सेबी इसको रोकने में नाकामयाब रहा है। इस पूरे कुचक्र को जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सेबी बना हुआ है, जिसके भरोसे इस देश का मध्यम वर्ग है, जो छोटा निवेशक है, वो पैसे लगाता है शेयर बाजार में कि शायद ऐसी कंपनी पे हम लगा रहे हैं जिसके बारे में मीडिया में भी बहुत कुछ अच्छा छपता रहता है, तो उसमें हमको भी उसका कुछ शेयर मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा, कभी कुछ होगा, लेकिन वो तो डूब जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ी जरूरत आज की यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले और अपनी निगरानी में कोई जांच गठित करे जो इस पूरे प्रकरण की, हिंडनबर्ग की जो खुलासे हैं, सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति की जो कंपनियों के साथ लेन देन का मामला है, मॉरिशस या जो बरमूडा की बात जैसे बता रहे थे मित्र, वहां का जो इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से तो चला जा रहा है कि साहब ये वहां का इन्वेस्टमेंट करके अपने फर्जी कम तरह से और यहाँ ला करके अवॉइड करते हैं लोग, पैसे लगा कर करते हैं। वहां चूंकि टैक्स हेवन या क्या क्या है, सब चीजें होती रहती है। तो इस तरह के केसेज हैं लगातार। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री देखिए त्यागपत्र देंगे, मतलब उनके मंत्री जब त्यागपत्र नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देते हैं और एक कहलवाते हैं कि साहब भाजपा में त्यागपत्र नहीं होते। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें त्यागपत्र भी आते थे और लोग मंत्री जेल भी चले जाते थे, हालांकि बाद में बेदाग होकर के छूट भी आए। लेकिन ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा पर जब तक जन दबाव नहीं बनेगा,
संसद में दबाव तो बनेगा, लेकिन वही है कि संसद का सत्र कब बुलाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और संसद के सत्र जिस तरह से छोटे हुए तो होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ उससे निकलेगा। लेकिन हाँ, आज की हालत में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस हैसियत में है कि सरकार को खटखरे में खड़ा कर करके अपनी बात रख सकती है, और वही बात फिर सड़क पर जाकर के बतानी होगी लोगों को कि यह सरकार कैसे भ्रष्ट है, इसके नेता, इसके लोग, और जो हमारे देश का जो उद्योगपति हैं, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे अंबानी जी हो, चैनलों के मालिक भी अब तो वही हो गए हैं, इसलिए उस पर तो कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन संसद से लेकर सड़क पर तो इस पर चर्चा होगी। सड़कों को आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए जो है आने वाले दिनों में काफी मचेगा, राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कोशिश होगी। अब उसको देखते हुए मोदी जी कैसे निकल पाते हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार हैं या बाकी जो छोटे मोटे दल हैं उनके साथ जुड़े हुए, उन लोगों का क्या स्टैंड होता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे मोदी जी की सरकार पे संकट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इन लोगों से उपकृत हैं। तो इसलिए ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन यही है कि विपक्ष जन दबाव बनाएगा सड़क पर भी और संसद में भी, तो मोदी जी के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे। क्योंकि अच्छे दिनों के वायदे के साथ वो आए थे, तो आम आदमी के जब अच्छे दिन नहीं आए तो मुझे लगता है कि अब उनके भी बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जो आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया है और बयान भी दिया है। राहुल गांधी लिखते हैं कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की अखंडता से इसके अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों से गंभीर समझौता हुआ है। देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पहला सवाल राहुल गांधी का है। दूसरा है कि यदि निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई खो देते हैं तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, पीएम मोदी को, सेबी अध्यक्ष को या गौतम अदानी को। तीसरा है कि सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के आलोक में क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है। ये बात राहुल गांधी ने लिखी है और उनकी बाइट भी जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आएंगे फिर से प्रेम कुमार जी के पास। जरा राहुल गांधी ने जो अभी बयान दिया है उसको ले आइए स्क्रीन पर। नमस्कार। इमेजिन यू वाचिंग अ क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड एवरी सिंगल पर्सन who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter.
Thank you. तो ये वही बात जो पहले आपके सामने रख चुका हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या नरेंद्र मोदी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी तक सेबी की अध्यक्ष जो हैं चेयरपर्सन, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, सवाल बहुत गंभीर है। और ये बात यहाँ साफ साफ रखते हुए यही बात जयशंकर जी भी कह रहे थे, आप तमाम साथी हमारे पहले कह चुके हैं। फिर से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी का ये स्टैंड क्या कहता है? शुक्रिया अगेन कि देखिए, अंपायर पर सवाल सीधे उठ रहे हैं, अंपायर डाउटफुल है। और ये राहुल गांधी ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से बात कही। हिंडनबर्ग जो भी बातें उठा रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि देश की को अस्थिर करने के लिए, बाजार को प्रभावित करने के लिए, शॉर्ट सेल में फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम बातें होती हैं। तो लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर कंटेंट में दम नहीं है, जो तथ्य है, रिविलेशन है, जो रहस्य है, उस रहस्य में अगर दम नहीं है तो किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित बाजार क्यों हो रहा है? क्यों होगा? क्योंकि रहस्य में दम है, खुलासे में दम है। और वो खुलासा है कि भारत की बड़ी कंपनी हिंडनबर्ग ने पैसे गलत तरीके से कमाए, शेयर बाजार के दाम उठाए और उससे गलत कमाई की, देश के इन निवेशकों को लूटा। तो उस लूट को भूल जाया जाए, इसलिए कि इस रहस्योद्घाटन से और बाजार का उथल पुथल होना एक अवश्यंभावी घटना लगती है। अभी भी जो बात होनी चाहिए वो ये कि क्या ऑफशोर कंपनियां नहीं हैं, क्या शेल कंपनियां नहीं हैं, क्या उन कंपनियों के द्वारा हजारों करोड़ का वारा न्यारा नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो कोई तो जिम्मेदार होगा, और हुआ तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सका आज तक कि फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां इस देश के निवेशकों को लूटती रही हैं। तो हिंडनबर्ग का ये पार्ट तो कम से कम अनडिस्प्यूटेबल है कि शेल कंपनियां हैं, उससे बाजार को प्रभावित किया गया है। कौन किया, कैसे किया, इसी की तो जांच होनी है। और इसकी जांच करने में भी अंबानी, अडानी, क्षमा कीजिए, मोदी अडानी का जो संबंध है, अंतर संबंध है, वो संबंध आड़े आ रहा है। और ये आज देश की बड़ी घटना बनी है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बगैर इस मामले में अब कोई निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते स्पष्ट रूप से हैं और ये बार बार वो स्पष्ट हुए हैं। जब राहुल गांधी ने संसद में अडानी और मोदी का सवाल उठाया, मोडानी का सवाल उठाया, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। संजय सिंह ने सवाल उठाया, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। राघव चड्ढा ने सवाल उठाया, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। तो ये संबंध है, ये न्यायालय से बाहर ये संबंध स्थापित होता है और जनता की नजर में साफ है। तो जांच का जो विश्वास है, अब विश्वास पैदा ही नहीं हो सकता किसी सेबी से जांच कराने से। अब जांच इकलौता जेपीसी इसकी जांच करे, जो कि जिसके पास पर्याप्त अधिकार होते हैं, और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, तभी इन्हीं दो स्तर पर, इन्हीं दो कसौटियों पर एक विश्वास पैदा हो सकता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंडनबर्ग बहुत सच्चा है, वो बहुत ईमानदार है, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो फाइंडिंग्स की है, जिससे जुड़ी हुई ये फाइंडिंग्स है, वो बताए कि ये फाइंडिंग्स गलत है, वो बताए कि हम इनोसेंट हैं, वो बताए कि हमारा कुछ भी हमने गलत नहीं किया है। केवल बोलने से नहीं होगा, वो वर्बल वन लाइनर बोलने से नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा, अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी, बताना होगा कि हमारा ऑफशोर एंटिटीज में कोई भी स्टेक नहीं है। कम से कम सेबी के प्रमुख के मामले में ये बात स्पष्ट दिखती है, और अडानी के भी मामले में एक बड़ी जांच
जेपीसी की ही जांच, मैंने एक दिन पहले भी ट्वीट किया था, कल रात को ही, कि जेपीसी की जांच ही इकलौता रास्ता है। इसके अलावा कोई जांच, सुप्रीम कोर्ट तो देख लिया जांच करा करके सेबी के माध्यम से, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट लाचार है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ से कोई जांच नहीं हो सकती, क्योंकि इन मामलों में देश के बड़े बड़े लोग, जिसकी सत्ता पर पकड़ है वो लोग शामिल हैं। उसकी जांच सर्वदलीय बैठक, सर्वाधिकार संपन्न जेपीसी ही कर सर्वदलीय कमेटी, सर्वाधिकार संपन्न जेपीसी ही कर सकती है। यही इकलौता रास्ता दिखता है। इसको लेकर के अपोजिशन को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये बात छोड़ने लायक, भूलने लायक नहीं है। जनता के लाखों करोड़ों निवेशकों के अरबों रुपयों का सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं, लेकिन ये मामला कल और आगे बढ़ेगा, ये तो साफ दिखाई देता है। प्रशांत टंडन जी, एक बार फिर से आपके पास। अब चूंकि राहुल गांधी ऑलरेडी इस पर स्पेशल वीडियो बनाकर शेयर कर चुके हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख चुके हैं और बता रहे हैं कि अभी तक, पूछ रहे हैं सवाल कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं लिया गया, और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष और अडानी, तीन, और इस मामले पे लगातार राहुल गांधी कहते आए हैं, बोलते आए हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष कह रहा है और कह रहा है कि विदेशी साजिश रची जा रही है सत्ता पक्ष के ऊपर, इसमें कितना दम दिखाई देता है कि विदेश से, और इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी तो ये भी कह रहे हैं कि जब जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है विदेश से हमला करवाया जाता है सत्ता पक्ष पे। देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात कि स्टॉक मार्केट हमारे भारत का पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क से स्टॉक एक्सचेंज में कुछ परिवर्तन होता है, अमेरिकन फेड टैक्सेस में अंतर आता है, फेड रेट्स में, तो उसका सीधा असर भारत के स्टॉक मार्केट में पड़ता है। तो ये ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, जहाँ पूरे तार जो है अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी से आपके जुड़े हुए हैं, चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो। स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्शन सब तरीके के बाजारों का होता है, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत बड़ा वॉल्यूम और बहुत बड़ा रोल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का है, आई जिसको कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs कल कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के प्रबंधन पे, स्टॉक मार्केट की पारदर्शिता पे, स्टॉक मार्केट की ईमानदारी पर सवाल खड़े हुए हैं। बहुत साफ सी बात है कि स्टॉक मार्केट के अंदर माधवी बुच अब वो लेवल प्ले फील्ड नहीं दे सकती, ना वो दे रही थी। तो अगर कोई एम्पायर, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो एम्पायर के ऊपर अगर सवाल खड़े हो जाए तो प्लेयर्स तो बायकॉट करेंगे। तो कल देखना होगा कि जो इन्वेस्टर है वो कैसे जो है वो रिएक्ट करता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है जी। लेकिन इन्वेस्टर कैसा भी रिएक्ट करे, जो मूल बातें हैं वो वहीं रहेंगी, वो मूल बातें बदलने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात राजीव जी, जो हिंडनबर्ग के पहले आरोप थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, जिसमें तमाम सारी जो है वो इरेगुलरिटीज अडानी की पाई गई, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप थे, ऐसे आरोप थे कि आपने कंपनी आपकी 75% से भी ज़्यादा फैमिली ओन्ड है, लेकिन आपने उसको पब्लिक कंपनी किया हुआ है। बहुत सारे गंभीर आरोप थे, जो टैक्स हेवन में कंपनियां हैं उनके जरिए ट्रेडिंग के आरोप थे। तो वो सारे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, अब वो सब आरोप जिंदा हो गए। अब वो सेबी की क्लीन चिट का कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट का कोई मतलब नहीं है। अब तो सब कुछ हिंडनबर्ग 1 और हिंडनबर्ग 2, ये दोनों
एक इंडिपेंडेंट जांच के दायरे में आनी चाहिए, और अगर वो उस पर इंडिपेंडेंट जांच नहीं है तो मोदी साहब के झोली में जो आरोपों का बोझ है वो बढ़ता जाएगा। जी, राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया, देखिए वो अंग्रेजी में है वीडियो, और वो अंग्रेजी में किस लिए है कि वो फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि उनकी बात बिना किसी फिल्टर के समझी जा सके। राहुल गांधी अक्सर हिंदी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अंग्रेजी में बनाया ताकि वो जो फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं वो उस बात को, संदेश को समझें कि विपक्ष इसमें कितना सीरियस है। और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन का इस्तीफा मांगा है। मुझे लगता है कि कल सेबी की चेयरपर्सन का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो बहुत अस्थिर स्टॉक मार्केट के इरा में, उसके दौर में भारत की इकॉनमी और भारत का जो निवेश है स्टॉक मार्केट, वो चला जाएगा। तो समय बड़ा कम है मोदी सरकार के पास कि इसको अगले कुछ घंटे में ठीक करें, वरना इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है बाजार से वो उड़ जाएगा। राजीव जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि और अगर कल इस्तीफा होगा, ये भी सवाल है, बड़ा सवाल है। अगर इस्तीफा होना रहता तो आज ये 2 पन्ने की चिट्ठी वैसे नहीं आती कि हमारी ज़िंदगी और हमारा वित्तीय जो प्रबंधन है या जो फाइनेंशियल पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो ओपन नहीं होता, खुली किताब नहीं होती। ये बात यहाँ कही जा रही थी। धवल, बुज और दोनों मियाँ बीवी की तरफ से। खैर, राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे भी ज़रा समझूं कि राहुल गांधी ने जो इंग्लिश में अपनी बात यहाँ रखी है, राहुल गांधी साफ साफ जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, और अकेला पहला इंसान अगर कोई है जो सीधे हमला बोलता रहा है वो राहुल गांधी हैं अदानी के ऊपर। और अदानी के मामले को लेकर ही अब सेबी जो है वो कहीं ना कहीं घेरे में है, सेबी की अध्यक्ष घेरे में है, लपेटे में है। क्या यहां से अब विपक्ष की जो एकता है और मजबूत होते हुए इसको देखते हैं आप? क्या राहुल गांधी का कद यहां और बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्या यहां से नरेंद्र मोदी और कमजोर होते हुए दिखाई देते हैं? और कल क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे और राहुल गांधी ने जो चीजें कही उसमें बिल्कुल जो है कि तारतम्यता दिख रही है। तो जो उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम से तो महत्वपूर्ण चीज मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब राजनीतिक कद उनकी और ऊंची हो गई है, क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों के ऊपर मुहर लगता चला जा रहा है। देखिए, बीजेपी के लोग जब ये कहते हैं कि विदेशी एजेंसियों के आरोप पे क्यों भरोसा करें, भाई सवाल तो यह है कि उनके आरोप पे भरोसा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, मोदी जी, तो सबों को लगता है कि हिंडनबर्ग के आरोप भरोसे के योग्य नहीं है, तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इतना डर क्यों लग रहा है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी अलग करके अडानी जी को भगवान बना दीजिए। मान लेने के भाई परम पूज्य अडानी जी बिल्कुल 100% बिजनेस नियमों का पालन करते हैं। देखिए, मुख्य सवाल राजीव जी ये था, अब तक ये पूछा जा रहा था जनता के बीच में सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है मोदी जी और अडानी के बीच में। लेकिन अब जो वो सवाल है, राहुल गांधी ने जो अभी कहा है और जो सवाल उठ भी रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीच में एम्पायर है, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ भारत के बड़े उद्योगपति हैं। इन तीनों के बीच का क्या रिश्ता कहलाता है? अगर वो तीनों के बीच में आपसी अंतर संबंध है तो फिर ये कितना खतरनाक स्थिति है। और फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि विदेशी संस्थाओं के आरोप का क्या गंभीरता से लेना। भाई, पहले तो आप जांच नहीं करा रहे हैं, जांच आप नहीं करा के उस आरोपों को गंभीर बना रहे हैं। दूसरी चीज ये नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। एक कहीं छोटी सी कोई एजेंसी होगी राजीव जी, वो कहीं से सर्टिफिकेट जारी कर देंगे कि मोदी जी की दुनिया में लोकप्रियता के नंबर 1 चल रहा है। उस एजेंसी का हम और आपने पत्रकारिता के लंबे अनुभव में कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उसको सारे बीजेपी के लोग माथे पर सिरमौर की तरह लेके घूमेंगे। लेकिन अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहेगा कि भारत की स्थिति काफी खराब है, तो विदेशों में भारत के लिए साजिश हो रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग पीछे हो रहे हैं, तो विदेशों से साजिश हो रही है। तो विदेशों से कोई अच्छी चीज कह ली जाए तब तो आप उसको सरकार की उपलब्धि बता दीजिए।
और अगर थोड़ी भी आपकी आलोचना हो जाए तो उसको आप साजिश बता दीजिए कि इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मामला यह है, जो राहुल गांधी ने कहा है कि अब समय आ चुका है सेबी चेयरपर्सन का इस्तीफा देने का। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर हमारे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होगी, एक आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी कि जिस देश में सेबी जो कि प्रमुख नियामकीय एजेंसी है, अगर उसी के ऊपर ये आरोप लग गए। क्योंकि देखिए आरोप क्या क्या लग रहा है। 2015 में इन्होंने पति पत्नी दोनों ने मिलके उसमें निवेश किया, वो तो खुद ही मान रहा है। वो 17 में एक तरह से पूर्णकालिक सदस्य बनती है सेबी की वो, और 22 में वो सेबी के चेयरपर्सन बन जाती हैं। और उसके बाद जो तमाम जो रहस्योद्घाटन हिंडनबर्ग की तरफ से हो रहे हैं, वहां पे पारदर्शिता नहीं दिख रही, जबकि वो छुपन छुपाई एक तरह से छुपाने वाली कहानी दिख रही है। आप उस संपत्ति को, उस पूरे मामले को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम आरोप हैं। इन आरोपों के ऊपर 2 पेज की जो चिट्ठी लिखी गई है सेबी प्रमुख की तरफ से, अरे हमें यह जानने में क्या जिज्ञासा है कि आप IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं, आपके पतिदेव जो है कि वो उन्होंने पढ़ाई IIT दिल्ली से की है। आप अपना कैरियर ग्रोथ की जानकारी मत दीजिए, मूल मुद्दे के सवाल का जवाब दीजिए। उतने से बड़े से चिट्ठी में राजीव जी मूल मुद्दे पर कहीं ध्यान आकर्षण नहीं है। मेरे पति जो है कि 35 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर की नौकरी कर रहे थे। अरे ये सवाल तो आपसे पूछा ही नहीं गया है। सवाल ये पूछा गया है कि आप किस प्रकार से उस जगह पे, जहां पे खुद सेबी मान रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि बरमूडा से संबंधित और मॉरिशस की जो कंपनियां हैं उनकी गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध किस्म की है, इसी सेबी ने माना है। और उसमें आपका भी निवेश था, और वो छोटा मोटा निवेश नहीं था, लाखों डॉलर के निवेश थे वो, जो अभी प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त है। तो फिर आपके ऊपर भरोसा कैसे कर लिया जाए? और आप ये दाएं बाएं घुमाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए मूल मामला जो राहुल गांधी डे 1 से कहते आ रहा है राजीव जी, कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, कानूनी संस्थाओं के ऊपर मोदी जी हमला कर रहे हैं, वो प्रमाणित हो रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा, वहां से निष्पक्ष तटस्थ स्थितियां नहीं बन पाई। सेबी के चेयरमैन अब खुद ही, अगर उनके ऊपर अडानी जी के साथ साठगांठ के आरोप लग रहे हैं तो ये और कैसी स्थिति बन रही है। तो राहुल गांधी जो पिछले 5 वर्षों में आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे इस केंद्र सरकार में कहीं कहीं तमाम संस्थाएं दबाव में है, वो मामला आज कहीं कहीं ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि इसका परिणाम, आर्थिक दुष्परिणाम तो होंगे ही इसके। उसी समय हम लोगों ने देखा था कि जब, आपको याद होगा कि जब हम क्या कहते हैं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसके जब रिजर्व के मनी यूज किए जा रहे थे, तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी आलोचना हुई थी कि आप जो भी लाभांश हो रहा है आप उसे यूज कर रहे हैं। तो उस स्तर पर आप आलोचना के दायरे में, तब तो यह और भी ज्यादा आलोचना के दायरे में, इससे भी कि चेयरपर्सन ही जो है कि वो निष्पक्ष और तटस्थ भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे विदेशी हमारे निवेशक, पूंजी निवेशक भारत की तरफ क्यों आएंगे? वो आप उनको आकर्षित करने के लिए कि आपके ये फॉर्मूला है, और अगर वो भारत की तरफ नहीं आता और अगर कल से वो पूंजी निकालना शुरू करना राजीव जी, तो फिर देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति बनेगी? इसलिए ये मामला राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से है। अगर वो चेयरपर्सन इस्तीफा नहीं देती है तो फिर देश को भारी वित्तीय नुकसान की स्थिति भी होगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी सही प्रमाणित हो रहे हैं। इसलिए मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि ये सरकार भले ही 13 दिन में नहीं गिरी, लेकिन क्या ये सरकार 13 महीने चल पाएगी, इसके ऊपर मुझे गंभीर शक है। और उसमें इस घटनाक्रम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है राजीव जी। क्या 13 महीने चल पाएगी? जयशंकर जी, क्या लगता है आपको? 13 दिन 13 महीने, ये बहुत चला। नहीं, देखिए मामला तो बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको निर्भर करता है कि हमारा विपक्ष इसको कितना बड़ा इशू बनाता है। देखिए बिल्कुल सही की बात कर रहे हैं हमारे मित्र। राहुल गांधी लगातार जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है उस पर उनकी क्रेडिबिलिटी निखर करके आई है, उस पर विश्वसनीय साबित हुए हैं। कहीं किसी बात में अभी तक तो नहीं हुआ कि उनको किसी ने खारिज किया। इस मामले में भी शुरू से ही वो बोल ही रहे थे लगातार कि 20,000 करोड़ कहां से आए, इस सवाल को लेकर के। और अब तो साफ साफ हो रहा है। इस मामले में सीधा सीधा ये है कि भाई माधवी क्या बुच जी को ये साफ करना चाहिए। 2 बातें कि एक तो आपका अडानी की जो ऑफशोर कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, अगर है तो क्या आपने इसकी सूचना जब आपको चेयरमैन बनाया जा रहा था तो उस समय सरकार को या नियामक बॉडी थी उसको आपने दी थी कि नहीं दी थी? सिंपल सी बात। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, सही है, गलत है तो आप उस पर मुकदमा कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल।
लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हैं और खाली कर रहे हैं कि हम तो बेदाग हैं और खुली किताब है। भाई खुली किताब के पन्नों में तो लिखा हुआ है ना, आप खुद ही कर रहे हैं। 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उसके पहले तो 2 साल पहले किया था तो इसके बारे में जानकारी तो दी नहीं थी। अगर दी होती जानकारी तो शायद आपको नियुक्त नहीं किया गया होता। इसलिए सबसे पहले इस सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, तत्काल माधवी बुच साहिबा को सेबी के चेयरपर्सनशिप से बर्खास्त करें, उनका इस्तीफा मांगे। अगर इस्तीफा नहीं देती है तो बर्खास्त करें और उन पर मुकदमा चलाया जाए। दूसरी बात यह है, मोदी जी, उनकी सरकार जिस ढंग से अडानी के लिए ढाल बनती रही है, इस मामले में भी बनेगी। अब उसको विपक्ष किस तरह से और सामने ला करके आक्रामक होकर के संसद में गुंजाइश नहीं बने तो सड़क पे आकर के इस सवाल को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक समझाना चाहिए कि भाई ये है। अब जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं या जो माधवी बुच साहिबा कर रही हैं, उनके पति जो कह रहे हैं, उस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। बस एक ही है, एक शेर मुझे याद आ रहा है जो कभी सुषमा स्वराज जी ने मनमोहन सिंह के बारे में पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, लोकसभा में सुनाया था। मुझे वो शेर बड़ा सामयिक लग रहा, मौजूद लग रहा है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले कैसे लूटे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले कैसे लूटे। मुझे रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर शायर उसका जवाब भी लिखता है। ये बात सुषमा स्वराज ने नहीं बताई थी। शायर लिखता है, मैं बताऊं काफिला क्यों लूटा, मैं बताऊं काफिला क्यों लूटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। ये है, आज ये देश जानना चाहता है, देश ये कहना चाहता है, चाहे मोदी जी हों, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हों और भी कोई हो, इधर उधर की बात मत करिए। सिंपल सा बताइए कि अडानी जी के साथ आपका बिजनेस इंटरेस्ट है कि नहीं है। मॉरिशस की कंपनियों में, जिनके बारे में तो बहुत पहले से, वर्षों पहले से ये चला जा रहा है कि वहां टैक्स हेवन बना करके कैसे कैसे इधर का पैसा उधर, उधर से पैसा इधर ट्रांसफर किया जाता रहा है, सिफन किया जाता रहा है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर ये बता देते हैं कोई बात ही नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आ गई है, उसके बाद इस देश के निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे, यह जिम्मेदारी भी सरकार पे है। सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि माधवी बुच पद पे रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और जितने लंबे समय तक रहेंगी, यह सरकार पर उतना ही आंच बढ़ती जाएगी, सरकार कमजोर होती जाएगी। और मुझे लगता है कि इसी के दबाव में आकर के अगर उसका पतन हो जाए, चाहे 13 महीने में हो, चाहे 3 महीने में हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है कि क्या क्या हो रहा है इस देश में, किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, कैसे उसको लूटा जा रहा है, कैसे उसको ठगा जा रहा है। भाई पिछली बार ही जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी अगर आपको लगता था कि साहब गलत है, तो उस पर क्यों नहीं मुकदमा किया था। मुझे तो इसी बात का ताज्जुब, आप उसी समय मुकदमा कर देते, बताते कि हाँ साहब ये फर्जी है, और उसको खींच के ले आते अपने अदालत में। लेकिन हिंडनबर्ग के बारे में तो मशहूर है ना कि जिसके पीछे वो एक बार लग जाता है तो उसका पूरी तरह से कलई साफ कर देता है, खोल करके रख देता है। मुझे लगता है राजीव जी कि आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग के कुछ और खुलासे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मेरी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मेरा ये एजम्पशन है, अनुमान है कि आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग कुछ और खुलासे करेगा, क्योंकि उसका शोध तो लगातार चलता ही रहता, शोध की प्रक्रिया चलता ही रहता है। और आज तक तो दुनिया भर में जहां जहां उसकी रिपोर्ट्स आई, कहीं तो उसको झूठा साबित नहीं किया जा सका है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में भी उसकी जो रिपोर्ट है, और ये कहना कि साहब जब संसद की सत्र चलता है तभी ये इस तरह की रिपोर्ट, भाई हर कोई टाइम फैक्टर के हिसाब से ही करता है ना। कोई भी रिवोल्यूशन होता है या कोई भी होता तो हो सकता है, सोचता होगा कि पार्लियामेंट चल रही तो उस पर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी और कुछ निर्णायक मुकाम पर पहुंचेगा मामला। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। भाई आप ये बताइए कि गलत है कि सही है, सिंपल सी बात ये है।
टाइम फैक्टर, कब किया, क्या किया, किसने किया, भाई हमने नहीं किया, किसी और ने किया, लेकिन किया ना, तो वो गलत है कि सही है, ये बताइए। सिंपल। इसलिए राजीव जी, बात मैंने वही कही थी, शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं मैं, कि सबसे पहले तो माधवी बुश साहिबा का त्यागपत्र होना चाहिए। अगर त्यागपत्र नहीं है तो बर्खास्तगी होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो जेपीसी की जांच जरूरी है। लेकिन हमको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अगर कोई जांच हो तो ज्यादा कारगर होगी, क्योंकि जेपीसी ठीक है, एक बार कई बार होता है कि कई साल तक वो लटकाए रहे, जेपीसी की जांच चलती रहती है, और फिर कोई रिपोर्ट आती है, उसमें बहुमत तो सरकार का ही रहता है। तो हालांकि उससे भी डर रहे हैं, वो भी नहीं करा रहे हैं, इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग। तो ये बात देखने की होगी, और जितनी देर करते जाएंगे इस मामले में, उतना ही मोदी जी और उनकी सत्ता कमजोर होती हुई जाएगी। जी राजी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ माधवी बुच हैं और उनके पति धवल बुच, और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग, और ये लड़ाई सीधी आमने सामने की लड़ाई, और बीच में जो खड़े हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और उनके साथी अदानी, गौतम अदानी। और हालांकि गौतम अदानी का मामला, और बहुत सही कह रहे हैं जयशंकर जी की, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो जिसके पीछे लग जाता है तो पूरी तहकीकात करके सामने लाता है चीज़ों को। आने वाले समय में हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें आएँ। जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। छोटा सा कमेंट चाहूँगा, क्या यहाँ से आपको दिखाई देता है फंसती हुई सरकार दिखती है कि मामला वैसे ही हो जाएगा जैसे 2023 के 24 जनवरी को मामला आया, और उसके बाद एक कमेटी गठित कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, और उस वहाँ पे बता दिया गया कि नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं है, और सीधे कुछ सवालों के साथ नोटिस भेज दिया गया हिंडनबर्ग रिसर्च को ही, और हिंडनबर्ग रिसर्च को ही लपेटे में लेने की कोशिश की गई। क्या ये भी उसी ढंग से कहानी आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है, या राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, और ऐसे ही तमाम विपक्षी दल डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले माधवीपुरी बुच को इस्तीफा देना चाहिए, और दूसरी तरफ संजय सिंह और तमाम दूसरे उनके जो साथी हैं वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। अब देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, ये तो मुझे लगता है कि आशा नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं दिलवाते, खुद इस्तीफा क्यों देंगे? तो वहां तो भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। जब ये आरोप लग रहे हैं कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है, और कांग्रेस उसको मोडानी कह रही है, तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे तो क्या अडानी जी अपना झोला लेकर चले जाएंगे यहाँ से? तो इसलिए जो है वो मोदी जी के इस्तीफे की कोई आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी का इस्तीफा जो है वो एक तरह से कहा जाए फांसी की सजा अडानी जी को हो जाएगी। तो ये तो खैर नहीं होगा, उसको जितना लंबा खींचा जाएगा मामले को उतना लंबा खींचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सेबी ने जो हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा, और उसके बाद जो हिंडनबर्ग ने ये खुलासा कर दिया राजीव जी, इसके बाद अब ये समझ जाना चाहिए कि हिंडनबर्ग को अगर और आप फांसने की कोशिश करेंगे तो और बड़े नाम इसमें खुलकर सामने आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रयास ये होंगे कि हिंडनबर्ग की और रिपोर्ट्स ना आने पाए, इसके लिए काम किए जाएं, और किसी तरीके से मोडानी जी को बचाया जाए। इस पे पूरा काम जो है वो शुरू हो जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। बाकी अब इस्तीफा माधवी बुच देती हैं कि नहीं देती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है। विपक्ष इसकी जो है बहुत मांग कर रहा है, विपक्ष कितना ताकतवर होता है ये देखना होगा। लेकिन ये मसला राजीव जी 2023 की तरह से अब शांत होने वाला नहीं है। उस समय तो चलिए LIC में निवेश करके और अडानी के शेयरों में लगा करके कैप किसी तरीके से रोक लिया गया था। अब परिस्थितियां और जब खुल के आ गई हैं, जब यही आ गया कि जिसको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी उसी के ऊपर आरोप है, तो अब किसी भी तरीके की कोई जांच जो है वो एबी या सेबी जो भी हो उनकी तरफ से अगर होती है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और निवेशकों का भरोसा नहीं लौटेगा। कल जब खुलेगा शेयर बाजार राजीव जी, हम देखेंगे कि किस तरीके से शेयर बाजार इसकी प्रतिक्रिया देता है, और अगर शेयर बाजार में इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, जो कि आशंकाएं जताई जानी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया ही आएंगी, तो ये भी एक तरीके से देखा जाएगा सरकार और अडानी दोनों के लिए गंभीर चुनौती होगा। अब सरकार उससे कैसे निपटती है और अडानी उससे कैसे निपटते हैं ये देखा जाएगा। अब मैं अभी देख रहा था राजीव कि मैं उसकी अभी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, खबर ये आ रही है कि जो A1 के अलावा जो A2 है उन्होंने भी शायद अपने 40-42 हजार कर्मचारियों को निकाल दिया है नौकरी से। तो अब ये क्या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आने वाली है वो A1 A2 दोनों पे कुछ है, अब ये देखना होगा कि और क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन ये अडानी का मामला इतनी आसानी से अब हल होने वाला नहीं है, ये किसी न किसी परिणति तक पहुंचेगा।
देर इसमें हो सकती है। 2023 में किसी तरह से बचा लिया था सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामे दे करके या गलत लिफाफे सौंप करके, जिस भी तरीके से, लेकिन अब ये मामला इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। विपक्ष भी मजबूत है। हो सकता है कि संसद के सत्र, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कम बुलाए जाएंगे और बुलाए जाएंगे, जो 6 महीने की बाध्यता है तो 6 महीने पे ही बुलाया जाए, ये किया जा सकता है। लेकिन जब भी बुलाया जाएगा, ये अडानी का मामला निश्चित तौर पे उठता हुआ दिखाई देगा और सरकार इसको आसानी से बचा के नहीं ले जा सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है दोनों पति पत्नी ने, बुच दंपति ने, जिसमें से एक अभी चेयरपर्सन हैं माधवी, उस चिट्ठी में मज़ेदार है। मैं अभी आप जब कह रहे थे तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं और उसमें साफ साफ बहुत सारी स्वीकारोक्तियां हैं। और 2 साल पहले जब इनको चेयरपर्सन बनाया गया, उसके 2 साल पहले इन्वेस्ट करते हैं। सवाल यही उठता है कि आपने इन्वेस्ट किया सिंगापुर में, तो आपने बताया था क्या कि यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, और जिस कंपनी को आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी ऑफशोर कंपनी है अदानी की। लेकिन अब भक्तगण उसी में लगे हुए हैं कि उनके चिट्ठी को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ रहा था, कुछ भक्त हमारे साथ भी इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं, तो वही कह रहे थे। मैं सोचा चलो उनकी बात मानकर पढ़ लेता हूं कि चिट्ठी में है क्या। चिट्ठी में स्वीकारोक्ति है मेरे दोस्त, स्वीकारोक्ति है, यानी आप स्वीकार कर रही हैं कि आपने गलती की है। जरा आप भी गौर से पढ़िए। खैर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, प्रशांत टंडन जी, राहुल लाल जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। विनोद कुमार गुप्ता, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ हैं। अगर मोदी साथ तो